एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने संघर्ष के द्वारा न सिर्फ अपनी एक अलग पहचान बनाई बल्कि समाज के एक बड़े वर्ग को नई दिशा दिखाने का काम भी किया। बाबा साहब नाम से प्रसिद्ध ये एक इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनके विचारों से कुछ लोग असहमत तो कुछ लोग सहमत रहते हैं और कुछ लोग इनको भगवान की तरह पूछते हैं, क्योंकि अंबेडकर जी के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही है और इसलिए उन भ्रांतियों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहली भ्रांति जो लोगों के अंदर फैलाई जाती है वो ये है कि अंबेडकर जी बहुत ज्यादा मेधावी थे, जबकि सच्चाई ये है कि अंबेडकर जी पूरी जिंदगी 3rd डिवीजन में ही पास होते रहे हैं। उन्होंने कभी भी टॉप नहीं किया। अंबेडकर जी बहुत गरीब थे, ऐसा लोगों में बताया जाता है, जबकि अंबेडकर जी के जो पिताजी थे वो एक सूबेदार थे। सूबेदार यानी कि काफी पैसे वाले, और उनकी भी 14 संतानें थी। अंबेडकर जी उनमें से बताया जाता है 13वीं संतान थे। अब आप खुद सोचिए, जिनके घर में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे हो, उनका परिवार गरीब नहीं होगा तो क्या होगा? फिर भी वो गरीब नहीं थे, क्योंकि जिस जमाने में लोग कैमरे या फोटो के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, उस समय पर भी अंबेडकर जी की बचपन की बहुत सारी फोटोज थी। अब आप समझ सकते हैं कि कोट पैंट में यदि उनके बचपन की फोटोज है तो वो किस एंगल से गरीब है। और अगर वो उस जमाने में गरीब थे भी तो फिर उस जमाने का हर व्यक्ति उतना ही गरीब होना जरूर चाहता होगा। वैसे अंबेडकर जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि उस जमाने में दलितों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। जबकि मैंने पहले ही बता दिया कि अंबेडकर जी के जो फादर साहब थे वो ऑलरेडी आर्मी में एक सूबेदार थे, और सूबेदार का जो पद है वो किसी को ऐसे नहीं मिल जाता कि तुम पढ़े लिखे हो नहीं, आ जाओ नौकरी कर लो, ऐसा तो नहीं होता है। तो वो पढ़े लिखे तो थे। अब हमें कोई ये बताए कि पढ़ने लिखने का अधिकार अगर अंबेडकर जी ने दिलवाया है तो क्या वो अपने पिता की 13वीं संतान होने के बाद में टाइम मशीन में बैठे और अपने पिताजी के बचपन में गए और उन्होंने उनको पढ़ने का अधिकार दिलवाया, यानी अपने पिताजी को पढ़ने का अधिकार दिलवाया और फिर टाइम मशीन में बैठ करके वापस अपने बचपन में आ गए? या तो फिर ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा तो नहीं है। तो उनके पिता अगर सूबेदार थे और उनके दादा भी अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, तो ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि उस समय पर इन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था? जबकि हम उसी समय पर मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट को देखें तो उस समय पर वहां जितने भी गुरुकुल चलते थे जो मंदिरों के द्वारा संचालित होते थे, तो उनमें भी ब्राह्मणों से कई गुना ज्यादा बच्चे दलितों के ही होते थे। तो आप मुझे बताइए कि जब मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर और अलग अलग प्रेसिडेंसीज के अंदर जितने गुरुकुल चल रहे थे, उनका ये आंकड़ा है कि दलितों, ओबीसी, सवर्ण सबके बच्चे वहां पढ़ते थे, तो इनके बाप दादाओं को किसने पढ़ने नहीं दिया? इसी प्रकार से एक और झूठ कहा जाता है कि अंबेडकर को पढ़ने नहीं दिया गया, जबकि सच्चाई यह है कि गुजरात वडोदरा के उस समय के जो राजा थे उन्होंने उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। 1913 में अंबेडकर जिस समय पर 22 साल के थे, उस समय पर उनको अमेरिका भेजने का काम किया था उस समय के राजा सयाजीराव गायकवाड़ जी तृतीय ने। उन्होंने उन्हें कोलंबिया में स्नातक शिक्षा की प्राप्ति के लिए न्यूयॉर्क भेजा, और इसके लिए वो अंबेडकर जी को उस जमाने के हिसाब से हर महीने $11.5 भेजते थे, और हर महीने भेजते भेजते 3 साल तक भेजे। अब आप बताइए कि ब्राह्मण टीचर ने उनको बचपन में पढ़ाया, राजपूत राजा ने उनको छात्रवृत्ति बहन की, उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा। क्या आपको या आपके दादा परदादाओं को किसी राजा ने, या छोड़ो किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री ने या फिर किसी सांसद तक ने विदेश पढ़ने के लिए भेजा? भले ही वो कितने मेधावी हो, लेकिन अंबेडकर साहब को भेजा गया। लेकिन फिर भी अंबेडकर साहब ने इन्हीं दोनों जातियों के ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ा झूठ ये भी है कि अंबेडकर साहब ने नारियों को पढ़ने का अधिकार दिया था, जबकि अंबेडकर साहब से काफी पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही लड़कियों के लिए कन्या गुरुकुल बनाने का प्रावधान कर दिया था। उस समय से ही कन्याएं पढ़ रही थी, और जिस समय पर अंबेडकर जी संविधान लिखने की बात कर रहे थे, उस समय भी उनसे पहले की पढ़ी लिखी 20 महिलाएं उसी संविधान को लिखने में योगदान दे रही थी। अब बताइए, क्या यहाँ पर भी अंबेडकर जी ने टाइम मशीन में बैठ करके इन महिलाओं के बचपन में जा करके उनको पढ़ने का अधिकार दिलवाया? जबकि पढ़ने का अधिकार कहा जाता है कि इस संविधान के लिखने के बाद में आया, जबकि वे महिलाएं अंबेडकर जी की आयु की या फिर अंबेडकर जी की आयु से भी बड़ी थी, तो फिर उनको पढ़ने का अधिकार किसने दिलवाया? जबकि अंबेडकर जी की पर्सनल चॉइस ऐसी थी कि वो राजनीति में महिलाओं का बिल्कुल भी प्रवेश नहीं चाहते थे। और आज की तारीख में हर वो महिला जो कहती है कि मैं अंबेडकर जी को मानती हूँ, वो फेमस होने के लिए इस प्रकार के उलुल जुलुल बयान देती है ताकि उसको कोई राजनीतिक पार्टी अपने राजनीतिक करियर को बनाने के लिए हाथ बढ़ा दे। एक और झूठ ये बोला जाता है कि अंबेडकर साहब ने स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान दिया, जबकि सच्चाई ये है कि अंबेडकर जी ने सदा ही अंग्रेजों का साथ दिया है।
वो अम्बेडकर ही थे जिन्होंने हर एक आंदोलन की जमकर खिलाफत की थी। और इनके ऊपर यह भी आरोप लगाया जाता है कि जिस समय पर सरदार भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, उस समय पर इन्होंने उनके केस में जरा सा भी योगदान नहीं दिया था। इन्होंने अंग्रेजों को पत्र लिख करके बोला था कि आप और दिन तक देश में राज कीजिए। उन्होंने जीवन भर हर जगह आजादी की लड़ाई का विरोध किया और वो चाहते थे कि अंग्रेज यहीं पर पड़े रहे। अंबेडकर के विषय में एक और चीज कही जाती है कि अंबेडकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, जबकि सच्चाई यह है कि 1946 के चुनाव में पूरे भारतवर्ष में अंबेडकर के द्वारा बनाई गई पार्टी की जमानत जब्त हुई थी और ये खुद भी एक दूध बेचने वाले से चुनाव हार गए थे। और यही नहीं, वो दो बार चुनाव हारे हैं। उनके बारे में बोला जाता है कि अंबेडकर ने अकेले ही सब लोगों को आरक्षण दे दिया था, जबकि आरक्षण संविधान सभा ने दिया था, जिसमें तकरीबन 379 लोग थे। अंबेडकर उनमें से एक व्यक्ति थे और उनका एक ही वोट पड़ता था। बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर, इतना बड़ा नाम लिखने से उनके 5 वोट नहीं पड़ जाते थे, उनका एक ही वोट पड़ता था। बाकी अन्य लोगों ने वोट दिए थे। एक और बात कही जाती है कि अंबेडकर साहब बहुत बड़े विद्वान थे, जबकि सच्चाई यह है कि अंबेडकर साहब संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वो ड्राफ्टमैन थे। स्थायी समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि अंबेडकर साहब को ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे कि स्थायी समिति के अध्यक्ष यही थे, जबकि संविधान सभा ने जो कुछ भी तय किया है इन्होंने केवल उसकी ड्राफ्टिंग की है। वो संविधान निर्माता नहीं बल्कि ड्राफ्टमैन है। कहा यह भी जाता है कि अंबेडकर बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे, जबकि अंबेडकर पाकिस्तान की ही तर्ज पर अपना एक दलितिस्तान मांग रहे थे। दलितिस्तान के बारे में कहा जाता है कि इसको किसी बॉर्डर साइड नहीं मांगा गया था, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान या हरियाणा की तरह बीचों बीच जगह दे दो, हम बीचों बीच रहेंगे और चारों तरफ जो है वो हिंदुस्तान रहेगा। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि नहीं तो पाकिस्तान जिसकी मांग चल रही है और जो क्षेत्र उनके लिए निर्धारित किया गया है वो हम पर कब्जा कर लेंगे, वो हमें मार डालेंगे। जब उनसे पूछा गया कि आप लोग फिर आर्मी किसको रखेंगे, क्योंकि वहां तो सारे लोग दलित ही होंगे, तो आर्मी किसको रखोगे, तो वो कहते हैं हम भारत से ही, जो भारत की क्षत्रिय जो मार्शल कौम है उन्हें ही आर्मी रखेंगे। फिर जब उनसे पूछा गया जब वहां पर बिजनेस होगा तो वहां पर आप किनको रखोगे, तो उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी जो बनिया समाज है उनको इन्वाइट करेंगे ताकि हमारे यहाँ पर वो बिजनेस कर सके। फिर उनसे जब पूछा गया कि आप जो देश बना रहे हो उसकी जनता क्या करेगी, तो वो कहते हैं वहां जो जनता रहेगी वो उनकी फैक्ट्री में काम करेगी। तो जब आप अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते, आप अपने देश के अंदर बिजनेस नहीं कर सकते, वो स्किल आपके अंदर नहीं है, तो अलग देश आपको क्यों चाहिए। तो कहते हैं इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन रियलिटी आज भी यही है। अगर इन लोगों ने किसी भी तरह से यहाँ से ब्राह्मण या मार्शल कौम को भगा भी दिया तो फिर इनका क्या होगा। तो देखिए, इनका वही हश्र होगा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हुआ है, या हिंदुस्तान में किसी के भी उकसाने पर ये लोग तुरंत आग बबूला हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक और झूठ फैलाया जाता है कि अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा था, जो कि सरासर झूठ है। जो संविधान अंग्रेजों के 1935 के मैग्ना कार्टा से लिया गया हो और विश्व के 12 से अधिक देशों से चुराया गया हो, उसे आप किस एंगल से एक मौलिक या वास्तविक संविधान कह सकते हो। आप खुद सोचिए और बताइए, क्या इसको कोई अलग से लिखा गया संविधान कहा जा सकता है। आज भी जो हमारे यहाँ पर पुलिस एक्ट चलते हैं वो 1850 से उठाए हुए हैं, वो सेम आज तक चल रहे हैं। तो आप ये बताइए इसमें लिखा क्या गया था। आपने इधर उधर से उठाया और बस उसकी ड्राफ्टिंग कर दी। बस एक और चीज फैलाई जाती है कि आरक्षण को लेकर संविधान सभा के सभी सदस्य सहमत थे, जबकि ये भी झूठ है, क्योंकि शुरुआत से ही सरदार पटेल इस चीज के खिलाफ थे। और यही नहीं, वो इस बात को सुनकर के संविधान सभा की मीटिंग छोड़ करके बाहर चले गए थे और फिर नेहरू जी के कहने पर वो वापस आए थे। और पूरी की पूरी कांग्रेस हमेशा से ही आरक्षण के खिलाफ रही है। यहाँ तक कि राजीव गांधी ने तो ये भी कह दिया था कि हम बुद्धुओं को प्रमोट नहीं कर सकते यदि आरक्षण की बात आई तो। फिर कहा जाता है कि अंबेडकर जी स्वदेशी के बड़े पुरोधा थे, जबकि ये बात भी झूठी है। आपने क्या कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारतीय पोशाक में देखा है, भारतीय धोती में, कुर्ते में या कुर्ते या पैजामे में देखा है? क्या आपने कभी उनको पगड़ी में देखा है? आपने हमेशा उनको कोट पैंट में देखा होगा, आपने उनको हेट लगाते हुए देखा होगा। उनके अंदर जो अंग्रेजियत थी वो पूरी कूट कूट करके भरी हुई थी, और उसका कारण ये भी था कि अंबेडकर साहब जो थे वो पहली कक्षा से ही इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेकर के बैठे थे। जबकि आपको फिल्मों और कहानियों में दिखाया जाता है कि वो हिंदुओं के, ब्राह्मणों के किसी गुरुकुल टाइप स्कूल में जा करके बैठ गए हो। इनके पिताजी जो सूबेदार थे उन्होंने इनका एडमिशन ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया था, और वहीं पर उनकी पूरी पढ़ाई हुई है। फिर कहा जाता है कि अंबेडकर जो थे उन्होंने बोरी और टाट पर बैठकर पढ़ाई की है, जबकि इनकी पढ़ाई मुंबई के सबसे महंगे एल्फिंस्टन स्कूल में बेहतरीन कुर्सी और मेज पर बैठकर पूरी क्लास में पढ़ते हुआ करती थी। अब आप मुझे बताइए कि इतने सारे झूठ हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई बोलने वाला क्यों नहीं है।
अब एक और चीज कही जाती है कि अंबेडकर जी जो है वो दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, उनके पास तकरीबन 32 डिग्री थी। ये सोशल मीडिया पर आपको हमेशा सुनने को मिलेगा। और अभी कुछ दिन पहले ध्रुव राठी ने एक पूरा फोटो भी डाला था, जैसे किसी ने हाथ से लिख करके उसका पूरा पोस्ट बना दिया, उसमें 11 डिग्री थी। अब मजेदार बात यह है कि यहाँ ध्रुव राठी ने लोगों को खुश करने के लिए ऐसी पोस्ट तो डाल दी, लेकिन उसने भी उसमें से एक जो पोस्ट था वो काट दिया। और उससे बड़ी बात, उसमें जो पहली कक्षा, 5वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, इंटरमीडिएट, इन सबको भी डिग्री बता दिया और उनको भी डिग्री में गिनवा दिया। अब आप मुझे बताइए कि हमारे यहाँ जब हम बीए या कोई भी डिग्री कोर्स करने जाते हैं तब उसको डिग्री कॉलेज बोला जाता है, उससे पहले हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी होता है। लेकिन ध्रुव साहब या उनके जैसे जितने भी आज की तारीख में नीला दुपट्टा बांध करके निकलते हैं, ये सब उसको डिग्री में ही गिन रहे हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो अकेले मेरे पास ही 16 से 17 डिग्री निकल जाएगी। लेकिन अंबेडकर साहब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो विश्व के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और डिग्री धारक इंसान है। अब अगर ऐसा होता तो कम से कम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो उनका नाम होता, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम कहीं से कहीं तक नहीं है। तो ये तमाम भ्रांतियां हैं जो समाज में फैलाई जा रही है, और न सिर्फ फैलाई जा रही है बल्कि कुछ लोग इसको सच मानकर आगे भी बढ़ रहे हैं। बल्कि डॉक्टर अंबेडकर की विरासत भारत की राष्ट्रीय पहचान का एक अभिन्न अंग है और उनके विचार भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित भी करते रहेंगे। बस शर्त है हम सच और झूठ के बीच का फर्क समझें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा और आपका इस विषय के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।